बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हमारा टॉपिक है ये है लॉ ऑफ डिमांड पे एंड इट्स एक्सेप्शंस। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है और किन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, किन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता है। लॉ ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इसे कहा जाता है। ये लंदन में बॉर्न हुए थे 1842 में। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। जो ये लॉ ऑफ डिमांड है ये इसी ने दिया था। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, हम एज्यूम करके चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में हम एज्यूम करके चलते हैं जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है, वो वजूहात जिनकी वजह से हमारी डिमांड पर असर पड़ता है, वो मैंने इससे पहले भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक वीडियो है मेरा, इसमें उसमें मैंने वो एक्सप्लेन किया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जब वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड प्राइस के बगैर जितने भी बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, चाहे वो इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो, ये अगर कांस्टेंट रहते हैं, यानी इनमें अगर कोई चेंज ना आए, इनमें अगर कोई चेंज ना आए, तो अगर प्राइस हमारा फॉल हो जाता है, किसी चीज़ का प्राइस अगर फॉल हो जाता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है। यानी लॉ ऑफ डिमांड हमें यही कहता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, एक चीज़ का बढ़ना दूसरी चीज़ का घटना, इसे हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। अगर एक साइड से प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे साइड से डिमांड कम होती जाएगी। अगर एक साइड से प्राइस कम होता जाएगा तो दूसरे साइड से डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है कि इनवर्स रिलेशनशिप है किस किस दरमिया, प्राइस और डिमांड के दरमिया। लॉ ऑफ डिमांड हमें यही कंसेप्ट देता है। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड है क्या। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, एज्यूमिंग ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड remain constant. It means that when the price of the good falls, the demand for the goods rises, and when the price rises, the demand falls. मैंने पहले ही आपको ये समझाया। लॉ ऑफ डिमांड में भी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हम समझेंगे किस तरीके से, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व से। वो हम ये कंसेप्ट हम इसी से समझेंगे। हम डिमांड शेड्यूल बनाएंगे और डिमांड कर्व से हमें समझ आएगा कि ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है। डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल, एक साइड से मैंने प्राइस लिया, दूसरे साइड से क्वांटिटी डिमांडेड ली। प्राइस ऑफ गुड एक्स, ये एक्स है, ये मैंने कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, एक्स के बदले कोई भी चीज़ ले सकते हो। प्राइस ऑफ गुड एक्स इन रुपीज़, जो एक्स का प्राइस है वो मैंने यहाँ पे लिया है। जब एक्स का प्राइस 5 था तो मैं डिमांड कितनी करता था, 100। एक्स का प्राइस जब 4 हो गया तो मैं 200 डिमांड करता हूँ। इसी तरह 3 पर 300, 2 पर 400, 1 पर 500। यानी एक साइड से प्राइस घटता जा रहा है और दूसरी तरफ से डिमांड बढ़ती जा रही है। यह है हमारा डिमांड शेड्यूल। यहाँ पर भी हमें ये शो क्या करता है, इनवर्स रिलेशनशिप। ये यहाँ से घट रहा है और ये यहाँ से डिमांड बढ़ रही है, प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है। जब हम यही शेड्यूल, जब हम कर्व डालते हैं, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डिमांड कर्व। यही शेड्यूल हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। एक साइड से हम लेंगे एक्स एक्सिस, दूसरे साइड से वाई एक्सिस। ये मैंने एक्स एक्सिस ली है, ये मैंने वाई एक्सिस ली है। यहाँ पर वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस लिया है, प्राइस 1 2 3 4 5, एक यूनिट प्राइस 2 3 4 5, ये मैंने एक साइड से प्राइस लिया वाई एक्सिस पे। अब क्वांटिटी डिमांड जो ली है मैंने, ये मैंने क्वांटिटी डिमांड ली है एक्स एक्सिस पे। 0 100 200 300 400 500, ये मैंने एक एक यूनिट लिया है। 100 200 300 400 500। 100 पे जब प्राइस 5 था तो मेरी डिमांड कितनी थी, प्राइस 5 पे मेरी डिमांड है 100। प्राइस 5, यहाँ से प्राइस है ना मेरा, प्राइस 5 पे मेरी डिमांड कितनी है, 100 हो गया ये पॉइंट। दूसरे साइड से जब प्राइस 4 था तो मेरी डिमांड कितनी है, 200। यहाँ से प्राइस 4 और यहाँ से 200 मेरा क्वांटिटी डिमांडेड है यहाँ तक। प्राइस 3 पे 300, प्राइस 3 है यहाँ से और क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 300, यहाँ से जाएगा 300 क्वांटिटी डिमांड, प्राइस 3। 2 पे 400, प्राइस जब 2 था तो मेरी डिमांड कितनी है, 400, जाएगा ये पॉइंट। जब प्राइस 1 है तो मेरी डिमांड कितनी है, 500। 1 पे प्राइस 1 पे मेरी
क्वांटिटी डिमांड कितनी है 500 हो गया ये पॉइंट। जब हम इसे ज्वाइन करते हैं, इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास डिमांड कर्व आती है। The above table and diagram shows that as the price of the good reduces from 5 to 4, the demand for the goods increase from 100 to 200। ये मैंने पहले ही आपसे कहा कि जब यहाँ पर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर जब प्राइस डिक्रीज़ हो गया 5 से 4 हो गया तो मेरी डिमांड इंक्रीज़ हो गई। यहाँ से मेरी डिमांड यहाँ से इंक्रीज़ हो गई, 100 से 200 हो गई, यानी मेरी डिमांड क्या है इंक्रीज़ हो गई। यहाँ से प्राइस क्या हो गया फॉल हो गया। यही इनवर्स रिलेशनशिप हमें लॉ ऑफ डिमांड कंसेप्ट देता है इसी का। कॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब हम पढ़ेंगे काजेस क्या है, क्यों ऐसा होता है, लॉ ऑफ डिमांड ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे वजह क्या है। जब किसी प्राइस में जब फॉल आता है तो व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड फॉल्स, जब किसी चीज़ का प्राइस फॉल हो जाता है तो हमारी डिमांड इंक्रीज क्यों होती है, वही हम समझेंगे काज। इसके काज हम समझेंगे। जो इसके मेन 2 काज है ना कि जब प्राइस फॉल होता है तो हमारी डिमांड इंक्रीज क्यों होती है, वो हमारे पास 2 इफेक्ट्स है। वही 2 इफेक्ट्स हम समझेंगे, 2 वजूहात हम समझेंगे। पहला है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी इनकम जो है ना, मेरी इनकम है 100 रुपये पर डे। मैं रोज़ 100 रुपये कमाता हूँ। कितना कमाता हूँ 100 रुपये। ये मैंने एग्जांपल ली है कि मैं 100 रुपये कमाता हूँ। तो मैं रोज़ सुबह सुबह कितने एग्स खाता हूँ 4 एग्स में रोज़ खाता हूँ। 20 रुपये के एग्स में रोज़ खाता हूँ, जबकि एग्स का प्राइस 5 रुपीज़ है। 5 रुपये का जब एक अंडा मिलता है मुझे तो मैं 20 रुपये के कितने खाता हूँ 4 खाता हूँ। वही अगर इन अंडों की प्राइस कम हो जाए, अंडों की प्राइस अगर एग्स की प्राइस अगर कम हो जाए, एग्स की प्राइस अगर 4 हो जाए तो इन्हीं 20 रुपये पे बाकी 80 रुपये में खर्च करता हूँ बाकी चीज़ों पे। वहाँ जो 20 रुपये रहते हैं उनको मैं सुबह सुबह एग्स खाता हूँ। जब प्राइस 5 था तो मैं कितने एग्स खा पाता हूँ 4 एग्स खा पाता हूँ। जब प्राइस 5 था तो मैं 4 खाता हूँ। 4 5 और 20, यानी 5 रुपीज़ का एक एग है, मैं 4 खाता हूँ, हो गए 20 रुपये। अब अगर प्राइस फॉल हो गया, एग्स का प्राइस फॉल हो गया, 5 रुपये से 4 रुपये तक हो गया, एग्स का प्राइस फॉल हो गया 5 to 4। अब जब एग्स का प्राइस 4 रुपये है, मेरे पास कितने पैसे हैं 20 रुपये। 20 रुपये में मुझे कितने अंडे आएंगे, अब 20 रुपये में अब मुझे 5 एग्स आएंगे। 20 रुपये में एट द रेट ऑफ ₹4। जब एग्स का प्राइस फॉल हो गया 5 से 4, पहले मैं 4 खाता था, अब मैं 20 रुपये के 5 खा सकता हूँ। क्या एग्स की डिमांड यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुई? पहले मैं 4 खाता था, अब मैं 5 खाता हूँ, सेम प्राइस पे। यानी इसका मतलब मेरी इनकम जो है, मेरी इनकम पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं 100 रुपये कमाता था, पहले ही 100 रुपये में कमाता था, 80 रुपये में बाकी चीज़ों पे खर्च करता हूँ। पर जो बाकी 20 रुपये है, 20 रुपये में ही मुझे सेम प्राइस पे, पहले मैं 4 खाता था, अब मैं 5 खाता हूँ। पहले एग्स 4 खाता था तो एग्स की डिमांड मेरी कितनी थी 4। अब उन्हीं 20 रुपये में मैं कितने एग्स खाता हूँ 5 एग्स खाता हूँ। क्या एग्स की डिमांड इंक्रीज नहीं हुई? हाँ बिल्कुल, एग्स की डिमांड इंक्रीज यहाँ पर हुई। ये है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि जब किसी चीज़ का प्राइस फॉल होता है तो कंज्यूमर की इनकम जो है, रियल इनकम जो कंज्यूमर की है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी उसका परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे हमने मिसाल देखी कि 20 रुपये के मैं पहले 4 अंडे खाता था, अब मैंने कितने खाए 20 रुपये के 5 अंडे। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि प्राइस में फॉल आया। उसी जो मेरी इनकम 20 रुपये है, एक्स्ट्रा इनकम जिसके मैं एग्स खाता हूँ, अब 4 के बदले में 5 खाता हूँ, इसकी वजह से एग्स की डिमांड इंक्रीज हो गई। ये है इनकम इफेक्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज हिज परचेजिंग पावर, इंक्रीज। एज अ रिजल्ट ही कैन नाउ बाय मोर ऑफ द कमोडिटी। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। इसी को हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। दिस कॉज इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड्स हुज प्राइस फॉल्स। पहले मेरी डिमांड कितनी थी 4 एग्स खाता था, अब मैं 5 एग्स खाता हूँ। 4 डिमांड के बजाय अब मेरी डिमांड कितनी हुई 5 हुई मेरी डिमांड। ये इनकम इफेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए हम एग्जांपल लेते हैं।
हम दो सब्स्टिट्यूट गुड्स लेते हैं। पहले हम कोलगेट और क्लोजअप लेते हैं, ये दो सब्स्टिट्यूट्स है, दोनों टूथपेस्ट है, कोलगेट और क्लोजअप। जब मैं कोलगेट लेता हूँ ₹50 का, कितने का कोलगेट लेता हूँ मैं? ₹50 का। वहाँ से क्लोजअप का प्राइस भी कितना है? ₹50। दोनों का प्राइस सेम है, दोनों का प्राइस सेम है। अब जो है कंपनी है, कोलगेट की कंपनी जो है, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने प्राइस फॉल किया। अब ये 30 ही रुपये में देते हैं। जो पहले मैं क्लोजअप यूज़ करता था, अब मैं वो यूज़ नहीं करूँगा। उसके बदले भी अब जो उसके कंज्यूमर्स होंगे ना, क्लोजअप के जो कंज्यूमर्स होंगे, वो भी अब किस पे आएंगे? कोलगेट पे। वो भी कोलगेट पे आएंगे, क्योंकि कोलगेट का प्राइस 20 रुपये कम हो गया है। कोलगेट का प्राइस जब 20 रुपये कम हो गया है तो इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। किसकी? कोलगेट की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। यही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। ये बाकी चीज़ों से चीपर हो जाता है। जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है ना, यहाँ पर मैंने कोलगेट और क्लोजअप की बात की, कोलगेट चीपर हुआ, किससे? क्लोजअप से चीपर हुआ, तो इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई। किसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई? कोलगेट की डिमांड इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि ये चीपर हुआ, यानी ये सस्ता हुआ। It becomes relatively cheaper than others. This induces the consumer to substitute this cheaper commodity for the other good. This induces the consumer to substitute this cheaper commodity for the other good which are relatively expensive. यानी कंज्यूमर क्या काम करेगा? कंज्यूमर अब सब्स्टिट्यूट यूज़ करेगा, कोलगेट को क्लोजअप को वही छोड़ेगा, और सारे किस पे भाग आएंगे? कोलगेट पर सारे भाग आएंगे। यानी जो सब्स्टिट्यूट दो है, एक को वो छोड़ेंगे जिसके प्राइस में चेंज नहीं आई, 50 था तो 50 ही रह गया, पर कोलगेट का प्राइस डिक्रीज़ हो गया। अब वो कोलगेट पर आएंगे और कोलगेट यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। इसकी वजह से जो है कोलगेट की डिमांड है, प्राइस फॉल होने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ जाती है। This induces the consumer to substitute this cheaper commodity for the other good which are relatively expensive. This is called substitution effect. This causes increase in the quantity demand whose price has fallen. ये मैंने आपको समझाया। अगर अच्छे से समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।